नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग क्लास नंबर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हम लोगों का क्लास नाइन्थ। देखिए, सबसे पहले 4 क्लास हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लास में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है विथ PYQ। अभी तक के जितने एग्ज़ाम में पूछे गए सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए हैं और आपके LP के एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें अभी हमें एक वीडियो और देनी है जो मैं कुछ दिनों के बाद आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद हम लोगों ने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम लोग 5th क्लास को डिस्कशन करने वाले हैं। अब इस सब्जेक्ट का अगर वेटेज देखें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन और एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए होगी। तो आज और अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, पहले उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए, हमने जो अभी तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 4 क्लास जो हम लोगों ने देखा है, तो सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को देखा। फ्री इलेक्ट्रॉन में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। फिर इस सेकेंड क्लास में हमने चार्ज का पूरा कंसेप्ट समझा। पहला हम लोगों का न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकला है। तीसरे चैप्टर में या फिर तीसरे क्लास में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूरा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को समझा, जिसमें हम लोगों का ये सेकंड फार्मूला और ये थर्ड फार्मूला हम लोगों का यहाँ से निकल चुका है। फिर हम लोगों ने चौथे जो क्लास में जो डिस्कशन किए पूरे करंट के कंसेप्ट को समझा, ना ही केवल समझा बल्कि इसको हम लोगों ने फील किया और आपको मैंने करंट को दिखाया भी है कि आपने देखा है करंट को। और आज हम आपको बतलाएंगे कि अभी तक आपने जिस प्रकार से पढ़ा है उसका क्या प्रॉफिट है, क्या उसके प्रो है। तो इसमें फिर हम लोगों ने चौथे फार्मूला और पांचवें फार्मूला का यहाँ पे डिस्कवर कर लिया या डिराइव्ड कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने रख दिया। अब ये पांचों फार्मूला से मैंने आपके पूरे न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवा दिए हैं, देख सकते हैं। जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी है। अब आज का टारगेट क्या होगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी जिसको हिंदी में धारा घनत्व और रेजिस्टेंस कहेंगे। तो आज जब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज की क्लास को, तो टोटल 7 फॉर्मूला हम लोग बात कर लेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स पे भी। चलिए, तो बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, और कंटेंट आपको एज इट इज़ ये अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में, दो देख सकते हैं आप। हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। लिंक वगैरह कमेंट सेक्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ आपको कंटेंट वहाँ भी अपलोड किया जाएगा और ये सारे वीडियो के लिंक भी सिस्टमेटिक वे में वहाँ शेयर कर दी गई है। तो भाई देखिए, आपकी जितनी सपोर्ट होगी, क्योंकि मैं अपने पेड क्लास को छोड़ करके इन द सेंस कि वहाँ और एक क्लास लेना चाहिए मुझे, जैसे JPSC के लिए हो गया है, वहाँ में हमारा दरोगा बैच भी लॉन्च हो रखा है, फील्ड वर्कर का भी लॉन्च हो रखा है, अभी आपका NTPC का भी बैच वहाँ चल रहा है। तो वहाँ से समय निकाल करके आपको मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्लासेस दे रहा हूँ। अपने पुराने जो यूट्यूब है फोकस स्टडी विथ अभी, वहाँ भी कंटेंट मुझे देना पड़ रहा है। तो भाई देखिए, आपका अगर इस चैनल पे सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंटली में और उतना जल्दी आपका सिलेबस विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें खत्म की जाएगी। तो भाई सपोर्ट में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आपके जहां भी देख रहे हो, और एकदम कंटेंट क्वालिटी जब कंटेंट मिल रही है तो फिर क्या ही सोचना, जिसे आप शेयर करेंगे वो आपको जरूर थैंक्स करेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी धारा घनत्व, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है। ये यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट डेंसिटी के डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। क्या लिखा गया है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी हिंदी में पढ़े तो हम लोग को लिखा गया है, किसी चालक के एकांकी क्षेत्रफल, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, एकांकी क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो धारा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, यूनिट एरिया। ठीक है ना, ये हो गया आपका यूनिट एरिया और हिंदी में हम इसे कहेंगे एकांकी क्षेत्रफल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ क्या कहा गया है, ये जो बातें लिखी गई है अब इसको मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। ठीक है, किसी चालक में, ठीक है ना, किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में। तो अब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आना चाहिए कंडक्टर का मतलब क्या होता है। यानी हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, चालक। ठीक है,
देखिए यहाँ लिखा गया है चालक। चालक का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इस कारण यहां से करंट क्या होगा, सबसे अधिक फ्लो करेगा। करंट सबसे अधिक क्या करेगा, यहां से फ्लो करेगा। याद आ रहा ना भाई सब कुछ। तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जितने भी मेटल हैं, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये सभी क्या हो गए, आपके चालक हो गए। तो कोई भी धातु का मैं एक वायर लिया हूं अभी, ठीक है, जैसे कि मैं कॉपर वायर एक ले लिया हूं। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं फिगर में, ताकि आपको मैं इसकी मोटाई को भी दिखा सकूं, इसकी लंबाई को भी दिखा सकूं। ये हो गई इसकी आपकी लंबाई, जिसको एल कहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया है। ए को मैंने क्या बोला अभी आपको, एरिया को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको समझिए, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, इसको समझना है हमें, ठीक है ना। हर एक चीज को समझना है, कोई भी एक चीज को रटना नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ, मैं लिख दे रहा हूं, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद, ठीक है ना, यही कहते हैं अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। देखिए अभी आप तार को इस व्यू में देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं, लेकिन अब इस तार को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। 3D व्यू में आप फिल करने का कोशिश करिएगा। तो ये तार का जो ये आप दिख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसको मैं कह रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अभी जो आपको दिख रहा है इधर से जब आप देख रहे हैं, तो केवल आपको क्या दिख रहा है, वायर की ये लंबाई नहीं दिख पा रही है पूरी, लेकिन आपको क्या दिख पा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख पा रहा है। लेकिन जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इसकी लेंथ दिख पा रही है, हाँ। लेकिन आप जब इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इस वायर का ये लेंथ ना दिख करके आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया को आप देख करके क्या बता सकते हैं, तार की मोटाई के बारे में आप चीजों को बतला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, क्योंकि आज जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसका काफी यूज होने वाला है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझ में आ गया आपको। क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि तार कितनी मोटी है या फिर तार कितनी पतली है। चलिए अब मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है, क्या है डेफिनेशन में लिखा गया है कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी चालक के एकांकी क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी ये जो एरिया है मैं ले लिया हूं यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। इस एरिया से क्या हुआ, आपका करंट फ्लो कर रहा है। आपका क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जैसे कि मान के चल रही है, मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं करंट का, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, करंट फ्लो किया है, किससे, यूनिट एरिया से। यही ना आपका डेफिनेशन में लिखा गया है करंट एरिया। यानी ये क्या हो गया, आपका करंट हो गया, बहने वाली करंट है, फ्लोइंग करंट है ये आपका। हिंदी में इसको कहेंगे बहने वाली धारा, और इंग्लिश में कहेंगे हम लोग फ्लोइंग करंट। तो कहां से फ्लो किया है, इस यूनिट एरिया से। अब समझिएगा, अब इसको जो मैंने बोला है इसको मैं अब लिख रहा हूं। ए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो किया है, आपका आई फ्लो किया है ना भाई। ये अगर मैं इसको बोलूं कि ये एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है वो कितना है, ए है, इससे मैंने कितना करंट फ्लो कराया है, आई करंट फ्लो कराया है। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो किया है, आई करंट फ्लो किया है। लेकिन जो धारा घनत्व का जो डेफिनेशन में उसमें क्या बोला गया है, यूनिट एरिया से। तो चलिए हम लोग यूनिट एरिया ले लेते हैं। यूनिट एरिया मतलब एक होता है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बटे ए। और इसी को आप क्या कहेंगे, धारा घनत्व। यानी इसी को आप क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक आपने डिराइव कर लिया है। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, जे इक्वल्स टू आई अपन ए। डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, पहला चीज तो ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब इसके आपके यूनिट से क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे। तो करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका एसआई यूनिट अगर पूछा जाएगा तो क्या हो गया आपका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा ये कैसी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। ये क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये क्या है, हिंदी में इसको लिखेंगे सदिश राशि है, ठीक है। इसकी अपनी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास क्या होगा, अपना एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा, इसके पास अपनी डायरेक्शन होगी, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो अभी हमने आपको क्या बता दिया, करंट डेंसिटी। इससे बाहर आपको अब एक भी सिंगल सवाल करंट डेंसिटी से नहीं पूछा जाएगा। पहले डेफिनेशन को पढ़ें, याद करें हम लोग।
करंट डेंसिटी में मैंने आपको बता दिया कि जो करंट फ्लो करेगी कितने एरिया से, यूनिट एरिया से, उसको ही हम करंट डेंसिटी कहेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि ये कोई एक कंडक्टर है, मैंने एक वायर लिया है, जैसे कि कोई कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है ना। ये कॉपर का वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका, ए है। यहाँ से आपकी क्या है, आपकी करंट फ्लो की है। ये कितनी करंट फ्लो की है, आई करंट फ्लो की है। लेकिन जब हम धारा घनत्व तो विद्युत आपकी करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो मैंने लिख दिया कि ए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो किया है, आपकी आई करंट फ्लो की है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितना है, यूनिट एरिया से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से हमने निकाल दिया, आई अपन ए हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। इसके बाद मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई अपन ए हो गया करंट डेंसिटी, एसआई यूनिट हो गया आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीन चीजें भाई देखिए याद रखिएगा, तीन चीजें मैं आपको पढ़ा दिया हूं, इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में, तो आपको आवेश का याद है, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, कूलाम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया है, करंट के बारे में, करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में बता दिया है। विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हमने देख लिया है करंट डेंसिटी को, ठीक है। करंट डेंसिटी का अगर आपको एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों याद रखिएगा, एक साथ ही यहाँ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि करंट डेंसिटी का अब आपको लोचा टेंशन फ्री हो गया भाई, कहीं से भी कोई टेंशन नहीं है। एक बचा हुआ पार्ट था जिसको हम लोग आज कवर कर लिए। अब चलिए, अब आज हम लोग स्टार्ट, चलिए आप नोट्स में भी देख पाएंगे, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स में भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भाई, करंट डेंसिटी की बातें यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी चालक एकांकी क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज आपको मैंने बना दिया है, बाकी जो चीजें मैंने बताई है भाई वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सारी चीजें यहाँ पे भाई, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे रेजिस्टेंस से, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर उठाइएगा, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। चलिए, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। और आज जब रेजिस्टेंस खत्म करेंगे ना, तो आपको मैं दिखाऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, आप प्रैक्टिकली फील कर पाइएगा। चलिए, रेजिस्टेंस को एकदम अच्छे से समझिएगा, और रेजिस्टेंस के साथ साथ आज हम लोग रेजिस्टिविटी को भी खत्म करेंगे। प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई, अब ये रेजिस्टेंस के नाम में आपको क्या छुपा हुआ है, रजिस्ट, यानी कि आप किसी चीज को क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, अवरोध करना। अवरोध करना मतलब ये क्या है, एक प्रकार से रुकावट का काम करती है। जैसे कि आपके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग हो गया, जैसे कि घर में कोई पार्टी फंक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पार्टी हो गया, या कोई फंक्शन हो गए, ठीक है, या कोई फेस्टिवल हो गया। ये फेस्टिवल, पार्टी, फंक्शन क्या है, ये रेजिस्टेंस है भाई, ये अवरोध का काम करता है आपके पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये रजिस्ट करेगा। ये रजिस्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, या ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ही। यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करने लगती है तो क्या उत्पन्न होता है, करंट। यानी कि करंट के फ्लो को जो रोकने की कोशिश करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे समझिए, आप यहां पे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं और आपके पास ये दो, चलिए, ये आप बैठे हैं और ये आपके पास गाड़ी है। गाड़ी लेकर के आप स्मूथ वे में चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जैसे ही चल रहे हैं यहाँ पे आपको मिल गया है एक स्पीड ब्रेकर, ठीक है। ये क्या मिल गया है आपका, स्पीड ब्रेकर। तो अब ये क्या होगा, आपका ये 50 किलोमीटर पर आवर जो गाड़ी चल रही थी, अब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, ब्रेक, जिसके कारण आपकी जो स्पीड है वो आके हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर में। यानी आपकी जो स्पीड जो थी, उसकी स्पीड को क्या किया, इस स्पीड ब्रेकर ने ब्रेक डाल दिया है, रुकावट का काम क्या है। तो जिस प्रकार आपका जो स्पीड ब्रेकर काम करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे देखिए, ये आपका एक कंडक्टर है। अब भाई समझ में आ रहा ना, अगर मैं बोल रहा हूं कंडक्टर यानी कि चालक,
इसका मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बहुत अधिक संख्या में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले तो ये बहुत सारे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, प्रैक्टिकली एकदम समझिए, करंट पढ़ रहे हैं भाई तो क्या ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे कोई भी चीजें। ये आपका क्या हो गया, एटम्स होगा, ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया। अब ये एटम क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर क्या है आपकी, एकदम रूट में जाएंगे, ये वायर क्या है आपकी, एक पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, यानी छोटे छोटे कण एटम से। अब इस एटम के जो प्रथम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिल गया, बाहर से कोई एनर्जी मिल गई है। अब एक बात बताइए मुझे, जो घर में जो आपके पास जो वायर है, कॉपर का जो वायर है, ठीक है, वो क्या है, एक मेटल है। मेटल को मैंने एग्जांपल दिया था कंडक्टर में, ठीक है, क्या मैंने बोला था, जितने भी मेटल है वो क्या है, सारे कंडक्टर, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफी कम, बहुत ही अधिक होते हैं। और ये रूम टेम्परेचर में ही, ध्यान रखिएगा ये जो मैं बात बोल रहा हूं, रूम टेम्परेचर में ही, जितना रूम टेम्परेचर से जो हीट मिलता है ना, उसी हीट से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इस एटम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन 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 क्या, लेकिन मैंने जो आपको सेमीकंडक्टर के बारे पढ़ाया, इस सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है काफी कम होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जो होती है रूम टेम्परेचर में बाहर नहीं आती। तो बाहर से हम लोग डोपिंग का कार्य करते हैं, जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, उतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाइए यहाँ पे। चलिए, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना भाई कि वायर जो है, वायर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एटम के जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, वो बाहर कैसे निकला। तो रूम टेम्परेचर में ही वो इलेक्ट्रॉन को इतना हीट मिल जाती है, ठीक है ना, ये हीट से याद आ रहा ना, गेस्ट आ जाना घर में, तो उससे ही क्या मिलती है, इसको इतने एनर्जी मिल जाती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी इस डायरेक्शन में सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था आराम से, लेकिन अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करने मिल गया, यहाँ पे इसको रुकावट का काम करना। यहाँ पे अब ये रुकावट का काम कौन करेगा, ये रेजिस्टेंस यानी कि आर। अब डिपेंड करेगा ये जो आपने वायर लिया है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। मान के चलते इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम है, और एक मैंने तार लिया है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये है आपकी 10 ओम। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो कहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कतें आएगी, जहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा, यानी कि उसको 10 ओम, मतलब कि आप 10 जूल एनर्जी लगा रहे हैं करंट को रोकने के लिए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, और यहाँ पे 5 जूल ही क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रुकावट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या होंगे, टक्कर खाएंगे ना भाई, एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे कॉलिजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, कॉलिजन होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉलिजन होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो कॉलिजन होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से भी टकराएगा। यहाँ पे एटम्स ही है ना भाई, छोटे छोटे कण, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा, और यहाँ पे भी हीट उत्पन्न होगा, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 ओम है, यानी कि 10 जूल एनर्जी से रोका जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 5 जूल यानी कि 5 ओम ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कम एनर्जी लगा के रोका जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कॉलिजन है वो कम हो रही है, इसलिए हीट भी कम है। यहां तक समझ में आ रही है ना। मैं अभी आपको सब समझाऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, कब कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, ये हर एक चीज, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए। अब आप ये समझ में आ गया कि आपको रेजिस्टेंस का मतलब हल्का हल्का इतना तो दिमाग में आ गया है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा था इस वायर से, ये करंट जो फ्लो कर रहा था, और ये करंट कहने का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डायरेक्शन में जो मूव कर रही थी, इसको रोकने का काम कौन करता है, आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब समझिए, जैसे कि आपको यहां से चलना है पॉइंट, अब आ रहे हैं पॉइंट पे, एकदम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए जैसे कि ये हम लोगों का धनबाद स्टेशन है, ठीक है। अब आपको धनबाद स्टेशन से जाना है आपको पॉइंट बी, यानी कि ये है आपका बोकारो, ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको धनबाद से आपको स्टार्ट करना है, और धनबाद से आपको चलना है यहाँ पे रांची, ठीक है। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर है अप्रोक्स। और यहाँ पे आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको करना पड़ रहा है कवर, मान के चलते 200 किलोमीटर। अब भाई रास्ते में क्या है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होंगे, एकदम होंगे,
चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया स्पीड ब्रेकर, यानी कि यहाँ मैंने क्या लगा दिया, रजिस्टेंस मैंने लगा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, स्पीड ब्रेकर मतलब क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होंगे भाई, यहाँ पे भी क्या होंगे, आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या मिलेंगे, आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब एक बात बतलाइए, स्पीड ब्रेकर मतलब आर हो गया, रजिस्टेंस हो गया, ये अब आप समझ होंगे। लेकिन अब आप मुझे ये बतलाइए, इस केस में, केस नंबर 1 में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1 में और ये केस नंबर 2 में, कहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा रुकावट होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको 60 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और हमें कितना स्पीड ब्रेकर मिला है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 60 किलोमीटर में हमें 6 स्पीड ब्रेकर मिला है। मतलब कि जो यहाँ पे रजिस्टेंस वैल्यू कितना है यहाँ पे, यानी कि 6 जूल से, यहाँ ऐसा समझिए कि 6 लोग हमको रोक रहे हैं, ऐसा समझिए 6 लोग हमको रोक रहे हैं। लेकिन जब रांची जा रहे हैं तो हमें यहाँ रोकने वाले कितना बंदा, 1 2 3 4 5 6, ये तो बोकारो तक यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। लेकिन हमें जाना है रांची तक, तो यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13, यानी यहाँ पे रजिस्टेंस वैल्यू कितना हो गया, 13 ओम हो गया है। यानी यहाँ पे हम लोगों को रोकने वाले कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर रहे हैं, 200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है सर। अब एक बात बतलाइए मुझे, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट मुझे एकदम बेसिक सा आपको कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, ये मैं I2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे I1 लिख रहा हूँ। बताइए किसको फ्लो करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, करंट I1 को या फिर करंट I2 को। चलिए मैं I1 I2 हटा के वही करंट में, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं, ठीक है ना, आप ही व्यक्ति हैं, मैं आपका ही नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आप हैं और यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप है, आप मतलब हो गया करंट, यानी आप यानी कि करंट। कहां पे आपको जाने में दिक्कतें आएंगी, इस 60 किलोमीटर को कवर करने में दिक्कत होगी या 200 किलोमीटर की। आपको यहाँ पे 6 लोग रोक रहा है, यहाँ पे इसका रजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। आपको यहाँ 13 लोग रोक रहे हैं, यानी कि इसका रजिस्टेंस कितना, 13 ओम है। तो सिंपल सी बात है कि हमें धनबाद से रांची जाने में, यानी कि हम जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतना ज्यादा हमें रुकावटें मिल रही है। तो भाई ये जो तार है, अब आइए साइंस में यानी कि फिजिक्स में अब हम आ रहे हैं, यानी कि ये जो आपकी वायर है, ये जो आपकी वायर है, वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, ये L1 हो गया, और ये जो लंबाई है वायर की, ये है आपकी L2। तो मुझे बताइए L1 L2 के बीच का रिलेशन क्या है, L1 क्या है, छोटा है L2 से, तो जितना ज्यादा लंबाई है करंट वहां से क्या होगा, उतना ही कम फ्लो करेगा। चलिए करंट लिखना अभी आपको कंफ्यूजन होगा, यानी कि करंट लंबाई जितना ज्यादा है, L2 जितना ज्यादा है, यहाँ पे रजिस्टेंस वैल्यू क्या है, उतनी ही ज्यादा है। यहाँ पे रजिस्टेंस वैल्यू कितना, 13 ओम है, 13 लोग रोक रहे हैं। लेकिन L1 में क्या देख रहे हैं, 6 ओम है, यानी यहाँ पे रजिस्टेंस वैल्यू कम है। यानी आपको एक चीज क्या समझ में आ गया, आर यानी कि जो रजिस्टेंस है, आर यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का। यानी कि लंबाई अगर ज्यादा होगी, यानी कि हमें ज्यादा दूरी तक जाना होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई अभी मुझे एक कॉल आ गया था, मुझे पता नहीं कि हम कहाँ से क्लास को छोड़े थे, लेकिन चलिए अभी मैं आपको ये बतला रहा था, इतना तो मुझे याद है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका लेंथ से, यानी कि लंबाई से। मतलब मैंने अभी आपको बता भी दिया कि जैसे हम धनबाद से अगर हम बोकारो जा रहे हैं तो हमें कितने लोग रोक रहे थे, यहाँ पे 6 लोग रोक रहे थे। और अगर हमें जब धनबाद से रांची की ओर जब हम प्रस्थान कर रहे हैं तो हमें कितने लोग मिलकर रोक रहे हैं, 13 लोग रोक रहे हैं। यानी कि करंट को अगर इतने डिस्टेंस तक फ्लो करना होगा तो करंट को रुकावट, और यहाँ पे करंट को जब इतने डिस्टेंस में फ्लो करना होगा तो यहाँ पे करंट को रुकावट कहाँ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा रुकावटें होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक तार है और आपका ये एक तार है, बस। अब यहाँ पे मैं आ गया मेन पॉइंट में, ये हो गया L1 और ये हो गया L2। यहाँ से फ्लो कर रहा है आपका करंट, यहाँ से भी फ्लो कर रहा है आपका करंट। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रुकावटें मिलेगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपको दूरी चलना पड़ेगा उतने ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे रोकने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर लंबाई ज़्यादा है तो रजिस्टेंस क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ, मैं लिखने का तो डायरेक्ट लिख सकता, तो इक्वेशन 1 ये। अब ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कोई एक गली है, ठीक है, ये आपका गली है, मैं लिख दे रहा हूँ ये गली नंबर 1, और एक है आपकी ये वाली गली। मैं लंबाई सेम रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना कर पाए। ये है आपकी एक और गली, ये हो गया आपका गली 2।
अब एक बात बतलाइए, अच्छा एक और मैं प्रैक्टिकली बतला दूं। देखिए यहाँ पे ये जो करंट फ्लो करने का बारे मैंने जो बात की आपके बारे में, करंट मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जितना, चलिए फ्रेश फिगर में बनाइए, ये आपका वायर है, एक ये वायर है, इसकी लंबाई इतनी और एक वायर ही है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पे इतने दूर तक ही यहाँ पे कॉलिजन होगा, लेकिन ये जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ तक फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा कॉलिजन उतना ज्यादा क्या होगा, करंट में फ्लो करने में रुकावट, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई है, जितना ज्यादा डिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी मैंने दिखा दिया आपको। अब आइए गली वाले कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया है। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन लिया है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे इस गली नंबर 1 में ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत होगी या इस गली नंबर 2 में फ्लो करने में दिक्कत है? सिंपल सी बात है, इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आराम से ये फ्लो करेगा इधर इधर, चाहे इधर उधर, चाहे, तो इसमें कॉलिजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इसमें कॉलिजन क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉलिजन ज्यादा होगा। यानी कि अगर देखा जाए गली नंबर 1 में, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे 5 लोग फ्लो कर चलिए और यहाँ पे 5 लोग चलिए, तो कहाँ पे स्मूथ वे में चलिएगा, धक्का धुक्की कहाँ होगा, यहाँ पे धक्का धुक्की होगा, यानी रुकावटें यहाँ पे ज्यादा आएगी। रुकावटें यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा आएगी, यहाँ रुकावटें क्या होगी, कम होगी। यानी ये कि रुकावटें ज्यादा मतलब क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रुकावटें क्या है, कम है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा। यानी कि अब यहाँ पे समझिए, इसकी मोटाई से कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यानी कि अगर एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर एरिया ज्यादा है तो आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कि अगर समझिएगा, अगर एरिया आपकी क्या है, कम है, एरिया कम है मतलब पतली गली हो गई, तो यहाँ पे क्या रुकावटें ज्यादा होगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, एरिया अगर कम है तो, और अगर एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे इसकी मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो रुकावटें यहाँ पे कम होगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया कम तो आर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो आर कम। यानी यहां से हम लोग रिलेशन क्या निकाल लिए, एक और रिलेशन, दूसरा हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाला है, दूसरा रिलेशन हम लोग ये निकाल लिया है कि जो आर है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एरिया की। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है बताइए। यानी हम आपको ये बतला दिए हैं अब तक कि ये चीजें कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और एरिया जितनी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब इसका मतलब क्या है समझिए, ये दोनों जो इक्वेशन मैंने लिखा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी तो आर की वैल्यू कम होगी। यानी एरिया यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है, और इसको मैं 2 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो जब 2 मीटर स्क्वायर एरिया थी तो आर की वैल्यू अगर 1 ओम थी, तो अगर एरिया की वैल्यू मैंने 3 कर दिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया है, एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो आर की वैल्यू 0.5 ओम हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना भाई, इतना तो फिजिक्स या मैथ्स आपको आता ही होगा, पर कोई नहीं, मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूँ, एकदम रूट से उठाना। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमने देखा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं लिखूं कि रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है, ठीक है ना, अगर मैं अभी बतला रहा हूं कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, अधिक, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है, इसका कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक करने का मतलब क्या है, लंबाई क्या होगी, लंबाई अधिक होगी, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लंबाई ज्यादा होगी तभी तो आर ज्यादा होगी, और मैंने लिखा आर ज्यादा है। और यहाँ पे आइए, अगर यहाँ आर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे एरिया क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ लिखूं कि रेजिस्टेंस क्या है, कम है, अगर मैं लिखा यहाँ रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, उस वायर का एल वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी।
डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब कम और अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब अधिक। और एरिया क्या होगी, अधिक होगी, होगी ना भाई। अगर मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगी। और अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है तो एरिया क्या होगा, अधिक होगा। तो एरिया देखिए यहाँ मैंने लिखा है अधिक होगा। अब आइए इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए, जो आप प्रैक्टिकली अपने आंखों से देखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से देखिए, ये आपको मैंने एक वायर बनाया, ठीक है, ये हो गया आपका वायर 1, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस अधिक। क्या है मैं अभी आपको बतलाऊंगा, बस आप पहले फिजिकली इसको फील करिए पहले। और एक मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रहा, ये हो गया वायर 2, ये हो गया आपका वायर 2। अब इस केस में इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये है आपकी 10 ओम, और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R2 की, इसकी है आपकी 5 ओम। अब समझिए, अब यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, और यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम है, यानी कि यहाँ पे रुकावटें क्या है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आपको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखिए लंबा डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। दूसरा, गली में आप जाएंगे, यानी पतली गली है, यानी कि पतला वायर है। मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, अगर पतला तार है और पतला तार के साथ अगर लंबी तार आपने लिया है तो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी वहां अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में रुकावटें ज़्यादा आएगी। दूसरा, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, ये आपको डिस्टेंस कम जाना पड़ रहा है, यानी रुकावटें यहाँ पे कम आएगी। साथ के साथ यहाँ पे गली की जो मोटाई है वो भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें चलने में भी रुकावटें कम आएगी, यानी रुकावटें कम आएगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। तो ये जो तार है कैसी है, ये तार छोटी भी है लंबाई में, और मोटी तार हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब समझिए, मोटी तार और पतली तार का कंसेप्ट समझ में आ रहा ना, कि अगर मैं बोल दिया हूँ थिन वायर एंड उसकी लेंथ क्या है, काफी अधिक है, यानी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिलता है आपके जो स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूं आपका। और अगर लेंथ तार की छोटी है और अगर उसकी थिकनेस अधिक है तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि अब इसकी लंबाई कम हो गई, मतलब कि हमें यहां से यहां तक ही जाना है, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन यहाँ पे लेंथ कम हो गया है और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे इसकी मोटाई क्या हो गई है, अधिक हो गई है, यहाँ पे इसकी मोटाई कम हो गई है, यानी कि गली में जा रहे हैं तो हमें रुकावटें ज़्यादा होगी, और ज़्यादा दूर तक हमें जाना है तो हमें उतने ज़्यादा लोग रुकेंगे। यहाँ पे मोटाई अधिक है तो हमें रुकावटें कम हो रही है, और कम दूर तक जाना है तो हमें लोग भी कम रुकेंगे, तो इसलिए इसकी रजिस्टेंस वैल्यू कम होगी और इसकी रजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी। बताइए यहाँ तक अब आप समझ में आ गए हैं। यानी दो इक्वेशन का आपको मैं समझाने के लिए इतना प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखला दिया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ एक। चलिए प्रैक्टिकली मैं कुछ दे दूँ आपको, ताकि आपके मन में आए कि जैसे कि हीटर आप घर में देखे होंगे, है ना। हीटर के केस में क्या होता है, हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए भाई, हीट चाहिए। भाई हीटर में खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक हीटर भी आता है और एक वायर से भी आप जो मतलब दोनों होता है इलेक्ट्रिक हीटर ही, लेकिन एक जो होता है ना भाई उसमें करंट वगैरह लगने का इश्यू होता है। तो उसमें आप खाना कैसे बनता है उसके डिपेंड करता है कि उसके कितना ज़्यादा हीट उत्पन्न हो रहा है। हाँ, अब ये हीट कैसे उत्पन्न होता है समझिएगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच जितना ज़्यादा क्या होगा, कॉलिजन होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से भी टकराएगा। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ मैंने आपको बताया था एटम के बारे में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम से भी टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से भी टकरा रहा है। तो ऊष्मा कैसे ज़्यादा उत्पन्न होगी कि जब जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, कॉलिजन होगा, एक दूसरे से ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम से टकराएंगे उतना ज़्यादा, यानी कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, कॉलिजन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका हीट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये आपका पहला कंसेप्ट क्लियर है। यानी कॉलिजन जितना ज़्यादा, हीट उतना ही ज़्यादा वहाँ पे उत्पन्न होगी, वहाँ उतना ही ज़्यादा हीट क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, हीटर का केस में हमें यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऊष्मा अधिक चाहिए भाई खाना बनाने के लिए। तो अब एक बात बताइए कि कॉलिजन अगर हमें अधिक करना है तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे टक्कर खाएगी। टक्कर कब खाएगा, जब हमें पतली गली मिल जाएगी भाई, है ना, और पतली गली के साथ साथ हमें इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा जाना पड़ेगा। यानी कि हमें धनबाद से रांची जाना है और एक पतली गली में जाना है। समझिए क्या मैंने कह दिया, मैंने ये कहा कि यहाँ पे कॉलिजन ज़्यादा होना चाहिए।
कॉलिजन मतलब क्या है भाई, कॉलिजन का मतलब क्या है, यहाँ पे टक्कर ज्यादा खाना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, तो एक दूसरे के बीच कॉलिजन होगा तभी तो यहाँ से क्या उत्पन्न होगा, आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा उतना जल्दी आपका खाना बनेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, पतला तार। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मुझे अधिक ऊष्मा चाहिए, अधिक ऊष्मा के लिए मुझे कॉलिजन अधिक करना है, तो मुझे कौन सा तार लेना होगा, वायर, पतला तार लेना होगा, थिन वायर लेना होगा, और लंबा वायर लेना होगा, एक पहला केस, या फिर हमें मोटी तार लेनी होगी, ठीक है, यानी कि थिक वायर लेना होगा और छोटी तार लेनी होगी। ये दो केस है, मुझे बताइए दोनों में से मुझे कौन सा केस लेना होगा। तो देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया है कॉलिजन ज्यादा होगा यानी कि वहां पे क्या होगा, टक्कर ज्यादा होगा, यानी कि उसमें के बीच क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावटें ज्यादा होगा। रुकावटें आर कहाँ ज्यादा होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि लंबी तार आपको चाहिए और पतली तार आपको चाहिए, है ना, लंबी तार और पतली तार, यानी ये केस आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि हीटर में क्या ये हमें मिलता है भी या नहीं मिलता है। भाई बिल्कुल मिलता है, जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि ये आपका हीटर है, हीटर का आप जब कनेक्शन देखेंगे इस प्रकार से आपको हीटर में मिलता है, ठीक है। यहां से आपको इस प्रकार से वायर को क्या किया, कॉइल के फॉर्म में घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से कॉइल के फॉर्म में घुमाने के पीछे का रीजन क्या है, इससे तार की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, तार की क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई है, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ गई है, तार की लंबाई बढ़ गई है, और तार की लंबाई बढ़ जाने से क्या हो गया, देखिए तार की लंबाई बढ़ जाने से रजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो वायर होता है काफी पतला वायर होता है, थीन वायर होता है, यानी कि एरिया हम इसका क्या कर दिए, कम कर दिए, तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हो गया, लंबाई हमने बढ़ा दिया और एरिया हमने कम कर दिया, तो रुकावटें ज्यादा हो गया, रुकावटें ज्यादा हो गई। अगर आर रुकावटें यानी कि लोग ज्यादा मिल गए रोकने वाले, तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, टक्कर होगा, एक दूसरे के बीच मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होगा तो हीट उत्पन्न ज्यादा होगी, यानी ऊष्मा उससे ज्यादा बाहर निकलेगा। ये समझ में आ गया आपने प्रैक्टिकली तौर से। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये एक, अब एसी का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे एसी के आपके घर में अगर लगा होगा तो ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपका एसी होगा और यहाँ से प्लग आएगा, आपको यहाँ पे एक स्विच बोर्ड आपको मिलेगा और यहीं पे आपको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा आपको बहुत कम आपको मिलेगा कि यहाँ से जाके इतने डिस्टेंस में आपको स्विच लगाया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। होगा क्या, देखिए यहाँ पे भी रजिस्टेंस का कंसेप्ट है। इस केस में जो वायर आया है यहाँ से यहाँ आ गया है, यानी यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, मान के चलते हैं 1 मीटर है, ठीक है, और इस केस में इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मान के चलते हैं 5 मीटर है। तो हुआ क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो फर्स्ट केस में अगर लें तो यहाँ पे क्या है 1 मीटर है, और सेकेंड केस में ले, ठीक है ना, R2 R1, इस केस में क्या हो गया आपका L2 और ये हो गया L1। तो इस केस में क्या हो गया आपका 5 मीटर लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1 मीटर हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि जो एसी का जो वायर होगा ये काफी ज्यादा मोटा होगा, ठीक है ना, इसकी मोटाई आपको काफी ज्यादा मिलेगी, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक, ऐसा क्यों, देखिए इसका डिस्टेंस हम कम क्यों रख रहे हैं, देखिए लेंथ हम लोग कम रख रहे हैं और मोटाई ज्यादा रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी हम क्या किए हैं, लंबाई कम कर दिए हैं, लंबाई कम कर दिए हैं तो रजिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। एरिया हमने ज्यादा कर दिया, देखिए एरिया हमने ज्यादा कर दिया तो रजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि दोनों केस में हम क्या चाह रहे हैं, रजिस्टेंस कम हो। अब यहाँ रजिस्टेंस कम है यानी रुकावटें कम होगी, तो कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीट कम उत्पन्न होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन कम होगा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, ताकि यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो कर पाए, ठीक है, रुकावटें कम होगी और हीट कम उत्पन्न होगी, तो भैया ये तार भी जल्दी नहीं जलेगा। जैसे कि अगर हाई वोल्टेज आ गया तो भाई अभी मैं आपको बोला ना हाई वोल्टेज, तो ये मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, हाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट तीनों को एक साथ मिला करके। तो ये समझ में आ गया, आपने एसी का भी एग्जांपल देख लिया, ये क्यों हम लोग मोटे तार और इसका डिस्टेंस कम रखते हैं मेन स्विच बोर्ड से। इसके पीछे का बस रीजन यही है कि यहाँ पे क्या हो, ऊष्मा कम उत्पन्न हो, क्योंकि लंबाई हमने कम रखी है भाई, जिससे रुकावटें कम होगी, और रुकावटें कम होगी तो करंट आराम से फ्लो करेगा, अच्छा से करंट एसी को मिलेगा, तो आपको अच्छे से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमने ये समझ लिया भाई, हमने क्या समझ लिया कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये समझ लिया है कि दो ऐसा फैक्टर है, एक है आपकी लंबाई और एक है आपकी मोटाई यानी कि एरिया। ये दो फैक्टर आपने देख लिया, एक फैक्टर आपकी लंबाई हो गई और एक फैक्टर हो गया आपकी मोटाई। ये दो ऐसा फैक्टर है जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपके दिमाग में बैठ क्या गया है कि सर दो फैक्टर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, एक है लेंथ और एक है इसकी मोटाई यानी कि एरिया। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया है, एक मैंने वायर लिया है ये, ठीक है, ये कौन सा वायर है, ये है आपका एल्यूमिनियम वायर। इसकी लेंथ कितनी ली है मैंने, इसकी लेंथ मैंने ले लिया है 2 मीटर। और ये जो आप क्रॉस सेक्शन एरिया जो देख रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो देख रहे हैं, ये मैंने ले लिया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम मैंने सेम लेंथ का एक और वायर लिया, ठीक है ना, एक और वायर लिया सेम लेंथ और सेम मोटाई की, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम मैंने रखा है। ये लेंथ मैंने सेम लिया है, एल था इसका 2 मीटर ही, और इसकी जो आपकी बात की जाए जो मोटाई है, ये भी मोटाई मैंने कितनी रखी है, 2 मीटर स्क्वायर रखी है। और ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, तो ये जो आपका मटेरियल है ये है आपका कॉपर वायर, ठीक है। ये मैं देख रहा हूं इसकी क्या है, कॉपर वायर। तो अभी मैंने बात किया है कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और आर जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना। तो यहां पे देखा जाए फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में, यहाँ पे लेंथ क्या है आपका, दोनों आपका सेम है, देख सकते हैं दोनों आपका क्या है, यहाँ पे भी 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है। यहाँ पे एरिया देखा जाए तो यहाँ भी 2 मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 मीटर स्क्वायर है। यानी इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वही इस केस में भी आर की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हम प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि इस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ और आ रहा है, अलग आ रहा है, और इसका अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आर है, ये जो आर है, ये लेंथ और एरिया के अलावे किसी अदर तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यही ना भाई। अगर ये जो आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू है केवल लेंथ के ऊपर और केवल मोटाई के ऊपर डिपेंड करती, तो यहाँ पे आर का वैल्यू दोनों केस में सेम आना चाहिए, यहाँ पे अलग और यहाँ अलग क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आर है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्रतिरोध है, ये तीसरा कोई और ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वो तीसरा फैक्टर क्या है, अब समझिए। यहां पे आपने जो वायर लिया था वो कौन सा वायर था, आपका एल्यूमिनियम वायर था, है ये भी मेटल ही। और यहां पे आपने लिया कॉपर वायर, ये भी है मेटल ही, ये भी गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है। लेकिन ये कॉपर वायर है और ये आपका एल्यूमिनियम वायर है। यानी यहां पे तीसरा जो फैक्टर है, वो तीसरा फैक्टर क्या है, आपका मटेरियल आपने कौन सा वायर लिया है, यानी कौन से मटेरियल का आपने वायर लिया है। यानी आर जो है तीसरा फैक्टर जो है वो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। और इस मटेरियल को हम लोग इसको रिप्रेजेंट या फिर इसको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको को रिलेट करते हैं रजिस्टिविटी से, यानी इसको हम लोग लिखते हैं रो, इसे लिखते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी के, उसमें लिखा गया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता ये आपका नोट्स में लिखा हुआ, परेशान नहीं होएगा। हमने ये बोल दिया कि आपकी जो आर है, आर जो है आपका सबसे पहले लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड हमने जाना कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटाई होती है, ठीक है। तीसरा अब हम ये जान गए कि आपकी जो आर है वो तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, वो क्या है आपका, आर जो है आपकी रजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये होता है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को, जिससे क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो इसके जगह हमें क्या मिल गया है, ये रो मिल गया है L/A। यानी ये रो क्या है, आपकी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी है, या इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी आर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि तीसरा फैक्टर आप देख लिए, ये तीसरा फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है, ये आपका दूसरा फैक्टर है, आर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी आर, अब 3 फैक्टर आपके दिमाग में अब चलना चाहिए। देखिए एक और अभी फैक्टर आएगा जिसके ऊपर आर डिपेंड करेगा, एक तो लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, एक आपकी मोटाई के ऊपर, यानी वायर की क्या मोटाई है, और तीसरा आपने कौन से मटेरियल का आपने वायर लिया है उस रजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग समझते हैं ये जो रजिस्टिविटी, जो एक नया वर्ड अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, इस रजिस्टिविटी के कंसेप्ट को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, रजिस्टिविटी के बारे में। ध्यान से, अब रजिस्टेंस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ये रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रजिस्टिविटी को अब हम लोगों को समझना है। रजिस्टिविटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता,
और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा भाई, ये आपके एग्जाम में पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक है ना, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये नोट्स में लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से, देख सकते हैं यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा। रो की बात जब हम करेंगे, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा आपका, ठीक है ना, रो हो गया आपका, ये रहा रजिस्टिविटी, ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्टिविटी, रो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए नोट्स में शायद नहीं लिखा गया है, कोई नहीं, अभी आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ये रहा देखिए भाई लिखा हुआ, देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो रो को लिखा गया रजिस्टिविटी, या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। चलिए भाई अब समझते हैं ये रजिस्टिविटी है क्या, इसके बारे में हम लोग गहन चिंतन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं रजिस्टिविटी को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो प्रतिरोधकता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ आप हैं, ठीक है, तो मेरी जो रजिस्टिविटी है वो अलग होगी और आपकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू होगी वो अलग होगी, रजिस्टिविटी 2, ये रजिस्टिविटी 1। जैसे मैं 10 घंटे पढ़ने की मेरे अंदर क्षमता है और आपके अंदर 15 घंटे पढ़ने की क्षमता है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है क्या है, पर्सन टू पर्सन। उसी प्रकार जैसे कि ये रजिस्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे या को रिलेट करेंगे मटेरियल से, यानी कि पदार्थ से, हर पदार्थ की जो है अलग अलग क्या होगी, रजिस्टिविटी वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं लिया हूं कॉपर वायर, ये ठीक है, और एक मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम वायर, समझिएगा ध्यान से, एक मैंने लिया है कॉपर वायर और एक मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम वायर। इसके बाद मैंने ले लिया है टंगस्टन का वायर, ठीक है, टंगस्टन का वायर ले लिया मैंने, कॉपर वायर ले लिया है, टंगस्टन का वायर ले लिया, और मैंने ले लिया है सिल्वर का वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने 4 वायर लिए हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, पहला वायर है ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, ये चौथा वायर है। जिस प्रकार पर्सन टू पर्सन रजिस्टिविटी क्या हो रही है, अलग हो रही है ना, पर्सन टू पर्सन रजिस्टिविटी वैल्यू अलग हो रही है। और मैंने कहा ही है कि ये जो रजिस्टिविटी है, ये जो प्रतिरोधकता है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल का वायर लिया है, कॉपर वायर। तो अब जब आप देखेंगे, अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू होती है कॉपर की, वो होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब ये देखिए क्या है, अब ये भी समझिए, ये जो रजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट जो होती है, वो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। यह भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा भी कैसे निकलेगा, बट अभी आप याद कर लीजिए इतना, बट मैं आपको याद करने नहीं दूंगा, ये सारा कुछ मैं आपको डिराइव कर दूंगा अभी। तो कॉपर वायर की रजिस्टिविटी वैल्यू कितनी आई है, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी वैल्यू है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम वायर को आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम वायर के केस में आपको यह पता चलेगा कि इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू आई है, इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है एल्यूमिनियम की, वो है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहाँ पे आपको दिख गया कि अलग मटेरियल है, इसकी रजिस्टिविटी भी अलग है। उसी प्रकार जब आप टंगस्टन वायर को लिए हैं, तो टंगस्टन वायर के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, टंगस्टन वायर जब आप लेंगे तो इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू आपको मिलेगी 5.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहाँ पे भी आपको मिल गया, अलग मटेरियल है तो इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू अलग मिल गई। नेक्स्ट, अगर अब आप सिल्वर वायर अगर आप घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सिल्वर का वायर अगर आप यूज कर रहे हैं घर में, तो यहाँ पे इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू आपको अलग मिलेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। यानी अब आपको समझ में आ गया कि अलग अलग मटेरियल है तो उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब ये समझिए कि इस रजिस्टिविटी का आखिर हमें यूज क्यों करना पड़ा। अब समझिएगा क्यों करना पड़ा। देखिए, एक ये आपका वायर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये क्या है आपकी, एक मैं ले रहा हूं 10 मीटर का ये एक वायर है, ठीक है। ये कौन सा वायर है, ये है आपका कॉपर वायर है, ये है आपका कॉपर वायर। और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ले लिया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये पहला वायर हो गया, ये वायर 1 हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका वायर 1 हो गया। अब दूसरा वायर मैं ले रहा हूं, ये वायर 2 हो गया आपका। वायर 2 में देखिए सेम मोटाई का मैंने
और सेम लंबाई का मैंने क्या किया है, सेकेंड वायर लिया है, ये रहा। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 10 मीटर है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर है। अब ये कौन सा वायर है, ये कौन सा मटेरियल का है, ये है आपका एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, ये है अब आपका एल्यूमिनियम वायर। अब मैं आपको यहां पर क्या बतलाना चाहता हूं, यहां मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि इस केस में मुझे बताइए वायर 1 या वायर 2, ठीक है ना, किन इन दोनों में से, इसकी मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है। तो दोनों वायर में मुझे ये बतलाइए कौन से वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा या किसका कम होगा। यानी कि आपको बतलाना होगा R1 ग्रेटर देन R2 है, या फिर पहला ऑप्शन, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको ये बताना है कि R2 ग्रेटर देन R1 है, यही होगा, है ना भाई। दोनों में से कोई एक का वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, या फिर तीसरा ऑप्शन R1 इक्वल्स टू R2 होगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं नन। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है रेजिस्टेंस के बारे में, R जो है डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड तो करता ही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जैसे यहाँ पे लंबाई 10 मीटर दे दी गई आपको और यहाँ पे भी लंबाई आपको 10 मीटर दे दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया आपको 2 मीटर स्क्वायर है और यहाँ भी 2 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि आपको धनबाद से यहाँ भी बोकारो जाना है, ठीक है, जैसे कि ये आपका धनबाद हो गया ये पॉइंट और ये आपका बोकारो हो गया, और आपको सेम उसी गली से जानी है, और यहाँ भी धनबाद से बोकारो आपको जो जाना है सेम गली से जाना है। तो यहाँ पे आपको रुकावटें सेम आएगी, यही आना चाहिए। लेकिन ये देखिए ये जो आपका मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है कॉपर वायर का यूज़ किया गया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर का यूज़ किया गया। यानी कि यहाँ से आप जब जा रहे होंगे तो यहाँ की जो चलने की जो रास्ता है, समझिएगा ध्यान से समझिए भाई, यहाँ से जो चलने की जो रास्ता है ये बहुत सॉफ्टनेस रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ कम है, या फिर हाईवे से आप जा रहे हैं, यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे दिक्कतें आएगी आपको, यहाँ पे कम दिक्कतें आएगी, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आएगी। कह आप अब इस बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि लंबाई सेम है और एरिया सेम है दोनों केस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 इक्वल्स टू R2 हो गया। बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे तो ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो R है ये तीसरा जो फैक्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो तीसरा फैक्टर कौन है, आपकी रजिस्टिविटी, ठीक है, ये तीसरा फैक्टर है। यानी रजिस्टिविटी कहने का मतलब कि उसकी क्या मटेरियल यूज की गई है उस वायर में। और अभी मैंने आपका यहाँ पे डाटा लिखा है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, अभी आपको यहाँ कौन सा वायर लिया गया है, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब यहाँ पे R क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। लेकिन ये दोनों केस में तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो इससे तो अब हमारा आंसर आएगा नहीं। अब हमें देखना है रजिस्टिविटी, यानी R किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी का। यानी जिसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी जिस मटेरियल की, उसकी R वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। R ज्यादा होगी मतलब क्या, रजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, रुकावटें ज्यादा आएगी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच वहां टक्कर ज्यादा खाएगी और वहां करंट फ्लो करने में दिक्कतें आएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर में किसकी रजिस्टिविटी वैल्यू क्या है। तो कॉपर का आप जब देखेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू है 1.7 और एल्यूमिनियम का है 2.7। चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है कॉपर वायर की वो कितनी है, कॉपर वायर की रजिस्टिविटी वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, और इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है वो है आपका 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, ठीक है। 10⁻⁻8 है, यहाँ भी 10⁻⁻8, इसको हटा दीजिए। अब देखिएगा 2.7 है और ये आपका 1.7 है, तो अब रजिस्टिविटी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है रजिस्टिविटी वैल्यू इसकी ज़्यादा है। अगर इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो रजिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि ये R2 जो है, इसका R2 जो है, R2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया R1 से। क्यों, लंबाई सेम है, एरिया सेम है, लेकिन इसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है ये क्या है भाई, ये कम है कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम वायर से। यानी इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये क्या है, कम है। यानी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, यानी रुकावटें कम है, अच्छे से जाएगी। यानी यहाँ पे हाईवे बना हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल रोड बना है, उबड़ खाबड़ रोड से ये जा रहे हैं एल्यूमिनियम वायर से। इसीलिए तो हम लोग घर में एल्यूमिनियम वायर के कंपैरिजन हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो रुकावटें हैं यहाँ पे कम है, करंट आराम से फ्लो करेगी और यहाँ कॉलिजन कम होगा तो जलने की भी चांसेस कम होगी। समझ में आया। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आपको आ गया होगा।
यानी अब आप 3 फैक्टर से बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं भाई। चलिए तीसरा फैक्टर यहाँ पे अगर आपको दिखाया जाए तो चलिए ये तीसरा फैक्टर है, यहाँ रहा तीसरा फैक्टर ये। यानी अब आप 3 फैक्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तीनों फैक्टर को अच्छे से यूज कर लिए होंगे। अब आइए एसआई यूनिट में आपका क्लियर कर दूं रजिस्टिविटी की। चलिए भाई रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट हम लोग निकालते हैं। देखिए अभी आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो हमें क्या मिला, आर इक्वल्स टू रो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एल अपन ए। ठीक है, ये है हमको निकालना है रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट। तो रो निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए अपन एल हो गया। तो देखिए आर का एसआई यूनिट क्या है, ओम है, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो 1 मीटर से ये मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर, यानी कि इसके एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट भी मिल गई आपको, क्या हो गया ये आपका एसआई यूनिट, ओम मीटर। अब देखिए इसकी यूज क्यों करना पड़ा रजिस्टिविटी का, ये यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर आपके पास 2 वायर है, ठीक है ना, ये रहा आपके पास 2 वायर, पहला वायर और दूसरा वायर, दोनों की लंबाई सेम दे दी गई है, दोनों की लंबाई सेम दे दी गई है और एरिया भी सेम दे दिया गया है। तो अब इस केस में आप कैसे पता चल रहा है, आपको पता आप कैसे करेंगे कि किसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, वायर 1 की या वायर 2 की। तो उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू क्या है, जिसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना, जिसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे आइए, जिसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे क्या होगी, रुकावटें ज्यादा होगी, और जिसकी रजिस्टिविटी वैल्यू कम होगी उसकी वहां पे रुकावटें कम होगी। तो अब ये भी समझ में आ गया आपको रजिस्टिविटी का यूज कब करेंगे। लेकिन अब आपके सवाल में माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम रेजिस्टेंस का कब यूज करेंगे सर, आखिर हम रेजिस्टेंस का कब यूज करेंगे। तो देखिए कब यूज करेंगे, जब एक कॉपर वायर का आपने ले लिया कॉपर वायर, ठीक है ना, इसकी लेंथ आपको दे दी गई है 5 मीटर, और सेम कॉपर वायर का ही आपको एक और वायर लिया गया है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो लेंथ और जो एरिया है ये आपको अलग लिया गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ लेंथ ले लिया गया 10 मीटर, और इस केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है आपका 1 मीटर स्क्वायर, और इस केस में एरिया का जो है दिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, कॉपर वायर है, यानी इसका जो रजिस्टिविटी वैल्यू हो गया आर रो 1 है, तो इसका भी क्या होगा, रो 1 ही होगा। यानी कॉपर है तो कॉपर का रजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो गया, ये भी 1.7 10⁻8। यानी कि इस रजिस्टिविटी वैल्यू से आप पता नहीं कर पाइएगा कि इसका रजिस्टेंस वैल्यू या इसका रजिस्टेंस वैल्यू किसका अधिक होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए लेंथ इसका क्या है, कम है, इसका लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। तो अब यहां से आप पता कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ज्यादा है तो रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी ना भाई। अच्छा यहाँ पे एरिया आपको कम करना था, यहाँ पे एरिया आपका ले ले रहे हैं हम 2 मीटर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे एरिया थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। चलिए भाई इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इस प्रकार से। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेंथ ज्यादा है, यहाँ लेंथ कम है, तो देखिए यहाँ लेंथ ज्यादा हो गया आपका, तो यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू भी ज्यादा हो गया, और एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया अगर कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एरिया कम है तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी। इस केस में आप समझ में आ गया, क्या पता कर लेंगे, R2 ग्रेटर देन R1 होगा। तो रेजिस्टेंस का यूज कब करेंगे, जब सेम मटेरियल का आपके पास वायर होगा, ठीक है ना, जब सेम मटेरियल का अगर वायर होगा। और रजिस्टिविटी का आप यूज कब करेंगे, जब डिफरेंट मटेरियल के पास आपके वायर होंगे और उसका लेंथ और एरिया अगर सेम दे दिया जाएगा, तब आप रजिस्टिविटी का उपयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ आइए, अब यहाँ पे एक चीज और आइए, हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि आपका जो रेजिस्टेंस है 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा एक और फैक्टर है आपका जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के कंसेप्ट को अब हम लोग समझेंगे, उससे पहले अभी हम लोगों को और भी कुछ चीजें का समझना है। यानी मैंने आपको क्या बता दिया कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वायर की लंबाई पे, वायर की मोटाई पे, और कौन सा मटेरियल का आपने वायर लिया, यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ऊपर। ये क्या है, ये कौन डिपेंड कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी ये आपका प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है। अब आपका एग्जाम में ये पूछेगा एकदम, जो मैंने यहाँ बना दिया बॉक्स। अब आइए, अब आपसे पूछता हूं प्रतिरोधकता के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में। ये जो आपने अभी पढ़ा है रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, जिसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर विशिष्ट ऊष्मा। अब ये जो है मुझे बताइएगा,
अब ये मुझे आप बताइए, क्या ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है। सेकंड, क्या ये मोटाई के ऊपर डिपेंड करेगा? तीसरा, क्या ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा? और चौथा, क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? तो देखिए, टेम्परेचर का तो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको दिए नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज होगी। यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताइए, लेंथ और एरिया, ये हो गया आपका कॉपर वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपर वायर हो गया ये आपका। ठीक है, इसका लेंथ है आपका 10 मीटर और ये एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर। इसकी रजिस्टिविटी कॉपर का कितना होता है? मैंने अभी बताया 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, अब मैंने एक और वायर लिया है। ठीक है, सेम मटेरियल का, कॉपर वायर का ही। ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ अब जो मैंने ले लिया 15 मीटर का, और इसकी जो एरिया है ये है आपका 2 मीटर स्क्वायर का, लेकिन ये है कॉपर वायर का ही। तो इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी? वही होगी 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो रजिस्टिविटी वैल्यू है वही यहाँ पर भी है, क्योंकि मटेरियल कॉपर का ही है, ये भी कॉपर का ही है। यानी कि आपका लेंथ कुछ भी हो, ठीक है, या आपका एरिया कुछ भी हो, आपका जो रजिस्टिविटी वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। यानी आपकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ना ही एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करती है। कैसे? तो देखिए, अभी मैंने यहाँ दिखाया है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ और है, 1.7 है। एल्यूमिनियम का देखिएगा 2.7 है, टंगस्टन का 5.8 है, सिल्वर का 1.6 है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू है दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है आपका मटेरियल, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। और आपका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर भी, एरिया के ऊपर भी, रजिस्टिविटी के ऊपर भी, और टेम्परेचर के ऊपर भी। यहां तक समझ में आया सब कुछ? जो बच गया आप लोगों का टेम्परेचर का कंसेप्ट, कि टेम्परेचर के चेंज से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने पे इस रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा, और इसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे रजिस्टिविटी के ऊपर में भी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अब आपका जो ये रेजिस्टेंस है वो आपका रेजिस्टेंस ही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रजिस्टिविटी होता है। कहने का मतलब क्या है? ये कब होगा? जब लेंथ 1 मीटर आप ले लीजिए कोई वायर का, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो ही आपकी क्या होगी? रजिस्टिविटी होगी। यानी R इक्वल्स टू रो कब होगा? देखिए, R इक्वल्स टू क्या होता है? रो L अपन A। अब आपने जो वायर लिया है 1 मीटर का और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये रो हो गया, लेंथ कितना हो गया? 1 हो गया, एरिया कितना हो गया? 1। यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो गई? आपकी रो। यानी कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वही आपकी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। कब? जब वायर का लेंथ 1 मीटर है और एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, टेम्परेचर को समझना है। टेम्परेचर को समझने से पहले अब देखिए, आपने रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। रेजिस्टेंस का मतलब आपको सिंपल सा ये समझ में आ रहा है कि यहां से इस वायर से आपका, ठीक है ना, देखिए ये आपका जो वायर से यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां से, ठीक है ना। इस फ्री इलेक्ट्रॉन में जो रुकावटें पैदा करने वाला बंदा है वो क्या है? आपका आर है, यानी कि रेजिस्टेंस है, अवरोध उत्पन्न करने वाला। यानी कि जिस वायर की, अब यहाँ पे देखिए, इस वायर का मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि इस वायर का आपको आर वैल्यू दे दिया जाएगा। इस आर का वैल्यू दे दिया गया है 10 ओम, ठीक। और एक और वायर लिया गया है, इसकी जो है आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी गई है आपको, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी गई है 15 ओम, ठीक है। तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, किस वायर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा? तो 10 ओम है, यानी 10 लोग रोकने वाले हैं, रुकावटें, बस दिमाग में ये रखना है। और यहाँ 15 लोग हैं रोकने वाले, तो कहाँ ज्यादा आपको दिक्कत होगी? यहाँ दिक्कत होगी। तो करंट यहाँ पे क्या होगा? कम फ्लो करेगा, तो करंट यहाँ पे आपका अधिक फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए, आपने 3 चीज सीखा है भाई, अब प्रैक्टिकली चीजों को करना चाह रहे हैं आपके साथ। देखिए, आपने क्या क्या सीख लिया? आपने करंट सीख लिया है, यानी विद्युत धारा आपने समझ लिया क्या होता है, विद्युत धारा के बारे आपने समझ लिया है। फिर आपने क्या समझा? आपने रजिस्टिविटी को, अभी आप सॉरी, आपने रजिस्टेंस को समझ लिया है, रजिस्टेंस को समझ लिया है, यानी कि आपने प्रतिरोध को समझ लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या समझा है? वोल्टेज का कंसेप्ट समझा है ना, वोल्टेज का कंसेप्ट समझा है, विभव का कंसेप्ट समझा है। तीनों में डेंजरस क्या है? तीनों में डेंजरस, प्रतिरोध तो भाई रुकावट पैदा करेगा, करंट ज्यादा डेंजरस चीज है या वोल्टेज?
तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। जैसे बोलता है ना करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, भाई करंट बढ़ाने वाला मैंने आपको बताया था कि करंट कब फ्लो करेगा। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, कोई एक वायर है, ठीक है, पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पास अपना कोई एक वोल्टेज होगा वी और इस पॉइंट के पास अपना एक वोल्टेज होगा वी ए। तो अब मान के चलते हैं करंट का सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भाई क्रिएट हो गया है। तो जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। जिस प्रकार से हवा हाई टू लो फ्लो करती है, करंट भी उसी प्रकार क्या होता है, जब तक हाई टू क्या होगा, लो वोल्टेज की ओर फ्लो करेगी, है ना भाई, यही होता है। तो करंट को लिए भी क्या चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस वायर में अगर देखा जाए कि यहाँ पे वोल्टेज बी जो है और वोल्टेज ए जो है, तो यहाँ पे डेल वी निकालेंगे तो क्या आएगा आपका वी ए माइनस वी वी। तो मान के निकाल रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका जीरो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका जीरो। तो जीरो आ रहा है यानी कि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, लो वोल्टेज जो लो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट, और यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल में वो है आपका 5 वोल्ट, ये भी। तो यहाँ पे देखिए डेल भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, ये क्या हो गया आपका जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, याद आ रहा होगा आपको क्लास। तो यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे अब आ जाएगा आपके पास -5 वोल्ट और ये हो गया आपका 5 वोल्ट। तो अब इस केस में अब आप निकालेंगे तो 5 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, यानी यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। मान के चलते हैं यहाँ से करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और करंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट, लो से हाई की ओर फ्लो करता है, ठीक है। तो आपने बोला कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो किया, हमको करंट मारा। तो भाई ये डिपेंड करता है, करंट फ्लो जो कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर में। इसलिए सबसे डेंजरस चीज है वोल्टेज, ठीक है। अब ये वोल्टेज आपको जितना ज्यादा होगा वहां पे करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, मैंने क्या बोला कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट वहां से उतनी ही ज्यादा फ्लो करेगी। करंट ज्यादा फ्लो कर रही है यानी कि वहां पे रोकने वाला कम होगा, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो करेगा, यानी वहां रुकावटें ज्यादा है। अब देखिए तीनों रिलेशन समझ में आ रहा है। अब इसको और प्रैक्टिकली चीजों को जोड़िए। देखिए जैसे आपके घर में, अब घर में से आते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए। जैसे ये आपका एक रूम है और एक आपका ये एक रूम है, ठीक है। तो इस रूम से कनेक्शन करके आपको इस रूम में अब आपको करंट को पहुंचाना है, यहाँ पे भी पंखा बिजली पहुंचानी है, लाइट वगैरह जलानी है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट, ठीक है ना, सप्लाई चाहिए हमें, समझिएगा ध्यान से। ये आपका एक रूम है, ये रूम से रूम में आप केवल करंट को पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए 12 वोल्ट का वोल्टेज। जब तक इतना वोल्टेज नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। अब आपने क्या कर लिया है, एक तल्ला घर बना लिया है, ठीक है, 2 तल्ला घर बना लिया। तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से फिर आप वायर बजा, भाई यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, यहाँ भी फ्रिज एसी कूलर, यहाँ भी फ्रिज। तो भाई अब जो लोड है वो बढ़ते जा रहा है, तो करंट भाई वहां पे ज्यादा पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अधिक फ्लो पहुंचाना होगा। तो करंट अधिक कैसे पहुंचाएंगे भाई, आपको मैंने क्या बोला, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपको कितना सप्लाई करना होगा, 100 वोल्ट, ठीक है। धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट हमें ज्यादा चाहिए, हमारा कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि करंट। वोल्टेज जैसे इंक्रीज करेंगे करंट आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंजरस क्या है आपके लिए, वोल्टेज है, ठीक है ना कि करंट है। करंट तो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर में। अब आइए, अब जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके कॉलोनी में भाई बहुत सारे कॉलोनी होंगे, तो मतलब आप जहां रह रहे होंगे वहां पे 2-3 कॉलोनी होंगे। तो एक कॉलोनी यहाँ है, अब यहाँ पे बहुत सारे घर है, इस प्रकार से एक कॉलोनी है। तो एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी तक अगर करंट को फ्लो करवाना है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमें और वोल्टेज सप्लाई करना है। यहाँ पे कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज सप्लाई कराना होगा, ठीक है। कितना वोल्टेज सप्लाई करना होगा, 220 वोल्टेज। अब यही 220 वोल्टेज जो आपका काम करता है ना, वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम, ये कौन करता है, आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। समझिएगा भाई अच्छे से समझिए कैसे। देखिए पहले मान के चलते हैं ये है आपका झारखंड राज्य है, ठीक है, ये झारखंड राज्य है और ये आपका बिहार राज्य है, ठीक है ना, बिहार राज्य है। तो झारखंड में करंट का प्रोडक्शन है, कोयला ज्यादा है, तो यहाँ से करंट अब झारखंड से वह बिहार राज्य में भेजना, तो कैसे भेजेंगे भाई, तार से भेजेंगे, वायर से भेजेंगे, क्या जाएगा करंट। भाई यहाँ इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हाँ,
तो बहुत ज़्यादा दूर तक हमको करंट फ्लो कराना, तो इसके लिए हमको क्या होगा, भेजने वाला यानी कि उस करंट को धक्का देने वाला कौन है, वो वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज होगा इस वायर का कितना होता है, वो 1,33,000 वोल्ट का वायर होता है ना, 1,33,000 वोल्ट का वायर आप लेते हैं। ठीक, अब जैसे ही आपने झारखंड से अपने बिहार स्टेट में आपने करंट पहुंचा दिया, अब बिहार से क्या होगा, कई सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट 1, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट 2, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट 3। अब यानी कि अब देखिए क्या हो रहा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिहार से क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया। ठीक है ना, बिहार से क्या हो गया, बिहार एक यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट वाइज आपने पहले करंट को पहुंचाया। तो इसके लिए कितना यूज किया, 1,33,000 वोल्टेज आपने सप्लाई किया, तब जाके आपका करंट पहुंचा इतना दूर। अगर आप इससे कम वोल्टेज अगर आप देंगे तो आपका करंट इतना दूर जा ही नहीं पाएगा। ठीक, अब आप बिहार में पहुंच गए, बिहार में आप स्टेट वाइज स्टेट आपको करंट को पहुंचाना है। तो झारखंड भाई ने पहुंचा दिए भाई बिहार को करंट। अब बिहार से क्या किया जाएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है भाई, जिला में करंट फ्लो कराना। तो इसके लिए भैया हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 11,000 वोल्ट का तार यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 11,000 वोल्ट का तार यूज करते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा, आपका कॉलोनी सारा क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर बैठाया जाएगा, यहाँ से ट्रांसफार्मर, यहाँ ट्रांसफार्मर बैठाया जाएगा, सारे कॉलोनी में चला जाएगा, सारे कॉलोनी में चला जाएगा। तो ये जो कॉलोनी में जाएगा, कितना वोल्टेज का वायर होगा, 220 वोल्टेज से सारा कॉलोनी में। फिर कॉलोनी से क्या होगा, आपके रूम में 220 के बाद ये हो जाएगा आपका 110 वोल्ट, 110 नहीं 100 वोल्ट में जाएगा करंट आपका। ठीक है ना, कितने में जाएगा, 100 वोल्ट में जाएगा आपका, जो मैंने अभी बताया। और फिर ये आपके घरों में, अपने घर से एक 2 तल्ला या 3 तल्ला या एक रूम से दूसरे रूम में, उसके लिए आप 12 वोल्ट से ही चीज़ों को सप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना डिस्टेंस पहुंचाना है करंट को, और कितना लोड है, कितना लोड मतलब कि कितना कंपोनेंट को आपको घर में चलाना है। तो जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये एक रूम में था, आपको लोड कम है, पंखा एक ही है, 2 ही पंखा है, लेकिन आपके एक और रूम बन गया तो यहाँ पे पंखा भी बढ़ गया, इक्विपमेंट टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। तो अब इसके लिए आपने 12 वोल्ट सप्लाई किया, लेकिन जैसे ऊपर भी घर बना लिया, उसके ऊपर भी घर बना लिया, तो लोड बढ़ गया, तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ गया। अब आप एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी, तो लोड भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से इतना ही डिस्टेंस था, एक रूम से दूसरा रूम में कितने बीच का डिस्टेंस होगा, अब एक तल्ला से 2 तल्ला में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 220 वोल्टेज हो गया। फिर यहाँ पे भाई जिला वाइज जब चलने लगे तो यहाँ 11,000 का वोल्ट हो गया। फिर ट्रांसफार्मर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए हम लोग 1,33,000 वोल्ट का सप्लाई किया हमने वोल्टेज। तो ये अब आपको तीनों के बीच का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा, रजिस्टेंस का, विद्युत धारा। अब देखिए कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, किसके बारे में समझ लेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट को। ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट को समझते हुए और भी चीज़ें जो हम लोग पढ़ा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, रजिस्टिविटी भी हमने कर लिया है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को भी देख लेंगे, और बाकी इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो रजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, 4 चीज़ के ऊपर, लेंथ के ऊपर, मोटाई, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ऊपर। और जो आपकी रजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ के ऊपर नहीं करता, एरिया के ऊपर नहीं करता, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।